दोस्तों, संपूर्ण इतिहास के क्रम में यह हमारा सेकंड पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास को डिस्कस करेंगे और दोस्तों कंप्लीटली डिस्कस करेंगे बिल्कुल क्रम से। मध्यकालीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था 712 ईस्वी में। ठीक है। और नंबर सेकंड क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का शासक कौन था? तो उस समय सिंध का शासक था राजा दाहिर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत को लूटना अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य कारण था। भारत पर अरबों के आक्रमण का इतिहास किस किताब से मिलता है? तो ये चचनामा से मिलता है। और पूछा जाता है कि चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। और चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। किस शासक ने भारत में गैर मुस्लिम लोगों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया और सबसे पहले सिंध प्रांत में जजिया कर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो सेहवान युद्ध में जो सिंध का राजा था राजा दाहिर, इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था? तो मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंध नदी के तट पर कौन सा नगर स्थापित किया था? तो महफूजा नगर। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य में 712 ईस्वी के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो रावर का युद्ध कहा जाता है या फिर राजौर का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है और राजा दाहिर की हार हो जाती है। बताइए, अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? तो अरबों के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कहाँ का शासक था? तो ये गजनी का शासक था। और गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने और कब करी थी? तो अलप्तगीन ने करी थी और 932 ईस्वी में। गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय पंजाब का शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपाल। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी का शासक कौन बना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महमूद गजनबी। ठीक है। और महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था 17 बार, टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहाँ किया? तो पहली बार आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। और कहाँ पर? पेशावर में आक्रमण किया था। और महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में भारत के किस शासक को पराजित किया? तो पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी का चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो सबसे चर्चित आक्रमण था इसका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था गजनबी ने 1025 ईस्वी में। जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो उस समय गुजरात का शासक था भीम प्रथम। महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण यानी कि जो 17वां आक्रमण था गजनबी का, ये कब और किसके खिलाफ किया? तो 17वां आक्रमण गजनबी ने 1027 ईस्वी में और जाटों के विरुद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में। और गजनबी किस वंश से संबंधित था? तो ये यामनी वंश से संबंधित था। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनबी को किन उपाधियों से अलंकृत किया? तो इसको यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह से अलंकृत किया। किसने? बगदाद के खलीफा ने। महमूद गजनबी के साथ कौन कौन इतिहासकार भारत आए थे? तो 3 इतिहासकार भारत आए थे, फिरदौसी, अलवर्नी और उत्बी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो फिरदौसी ने करी थी। ठीक है।
और फिरदौसी जो है ये महमूद गजनवी के साथ में आया था। ये प्रसिद्ध इतिहासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने की थी। और पूछा जाता है किताब उल यामनी की रचना किसने की थी? तो उत्बी ने की थी। ठीक है, तो गजनवी के साथ में 3 इतिहासकार भारत आए थे। तीनों इतिहासकार की एक एक फेमस रचना है, आपको जरूर याद रखना है। बताइए भारतीय इतिहास में मुतसिकन और मूर्ति भंजक के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महमूद गजनवी को। बताइए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो महमूद गजनवी ही था। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी ने तुर्की राज्य की स्थापना करी थी भारत में। बताइए मोहम्मद गौरी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपने प्रथम आक्रमण में भारत के किस शासक को पराजित किया? तो मुल्तान के करमाथी शासक को पराजित किया। कब? 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होते हुए भारत पहुंचा? तो गोमल दर्रा से होते हुए मोहम्मद गौरी भारत पहुंचा। बताइए मोहम्मद गौरी का संबंध किस वंश से था? तो संसवनी वंश से संबंध था मोहम्मद गौरी का। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो इसने गुजरात के अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में बुरी तरह से हरा दिया था? तो मोहम्मद गौरी को हराने वाला पहला भारतीय शासक था भीम द्वितीय। याद रखना। जम्मू के शासक चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुसरो मालिक शाह के विरुद्ध। खुसरो मालिक शाह जो गजनवी वंश से संबंधित था, वह भारत के किस क्षेत्र का शासक था? पंजाब का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो देखो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। फिर इसमें क्या होता है? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होती है 1191 के एक साल बाद 1192 में होती है। ठीक है, और इसमें तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हो जाती है? मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। ठीक है, और ये जो मोहम्मद गौरी है इसको किसने आमंत्रित किया था? तो इसको जयचंद ने आमंत्रित किया था। मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किससे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। अब चंदावर का युद्ध कब और किन के मध्य में हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है चंदावर का युद्ध। और मोहम्मद गौरी को किसने आमंत्रित किया था? तो जयचंद ने ही आमंत्रित किया था। ठीक है, और चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। ठीक है, चंदावर का युद्ध किसने जीता? तो ये मोहम्मद गौरी ने जीता था। अब बताइए पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? तो जयचंद ने आमंत्रित किया था। जयचंद गढ़वाल का शासक था। बताइए 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गजनी लौटते वक्त भारत का नेतृत्व किन गुलामों को सौंप दिया? तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के लिए भारत का नेतृत्व सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तो जो गौरी है ये ऐबक के तराइन के द्वितीय युद्ध से प्रभावित हुआ था। ठीक है, और उसने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? तो लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है। याद रखना, जो गौरी ने सिक्के चलवाए थे उस पर लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में हुआ था? तो खोखर जाति के विरुद्ध में हुआ था। मोहम्मद गौरी की हत्या कब और किसने की थी? तो खोखरों ने ही मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की वंश के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण
किस ग्रंथ से मिलता है? तो तबकात ए नासरी से मिलता है। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज। सल्तनत काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। बताइए सल्तनत काल के 360 वर्षों के इतिहास में कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया? 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया सल्तनत काल के, ठीक है। और टोटल 360 वर्षों के इतिहास में कौन कौन से वंश हैं? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंतिम वंश कौन सा है? लोधी वंश। बताइए भारत पर शासन करने वाला प्रथम या फिर पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो पहला जो राजवंश है मुस्लिम राजवंश, ये गुलाम राजवंश था, या फिर इसको दास राजवंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश ने भारत पर कब से कब तक शासन किया? तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी? लाहौर में स्थापित करी थी। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? याद रखना, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये दो अलग अलग बातें हैं और दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कंटेंट की क्वालिटी कि हम बिल्कुल क्रम से सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल क्रम बाय क्रम में आपको एज अ स्टोरी सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। और हमारी यही क्वालिटी है, हम हमेशा छात्र हित में कंटेंट को तैयार करते हैं ताकि याद करने में कोई कठिनाई ना हो और आपको सारे क्वेश्चन एज अ स्टोरी याद हो जाएं। अब बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के किस सूफी संत की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक की उदारता के कारण उसे क्या कहा जाता था? तो लाख बख्श कहा जाता था। दिल्ली में कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ऐबक ने ही बनवाया था। गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई थी? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐबक की मृत्यु चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी, ठीक है। ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात गुलाम वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह बना। आराम शाह के अयोग्य सिद्ध होने के पश्चात गुलाम वंश का शासन किसने संभाला? अब आता है इल्तुतमिश, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश से क्या संबंध था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था इल्तुतमिश, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक, 26 साल तक इसका शासनकाल रहा। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित करी? तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से सीधे दिल्ली ट्रांसफर करी। एकता प्रणाली का आरंभ इल्तुतमिश ने करवाया। धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करने की प्रणाली को क्या कहा गया? एकता प्रणाली कहा गया, ठीक है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था जिसे क्या कहा जाता था? तो 40 सरदारों का जो दल बनाया था इल्तुतमिश ने, उसको तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुर्क ए चहलगानी किसने शुरू किया, या फिर इसमें कितने सरदारों का एक दल बनाया था? 40 सरदारों का। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। अब बताइए भारत में किसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है? यही क्वेश्चन है
जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और आप कहते हैं कि सर हमने इतिहास तो पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ा। तो गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है इल्तुतमिश को। चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? तो मैंने बताया कि ऐबक ने कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये शुरू करवाया। ठीक है, निर्माण शुरू करवाया और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी करे? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश तुर्किस्तान के किस कबीले से था? तो ये इलबरी तुर्क कबीला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किससे सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी थी? तो बगदाद के खलीफा से करी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? अब आता है रुकनुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग्य होने के कारण रुकनुद्दीन फिरोज को किसने गद्दी से हटाया? तो जो रुकनुद्दीन फिरोज है ये गद्दी पर रुक नहीं पाया। ठीक है, तो इसको रजिया सुल्तान ने रोका। किसने रोका या फिर गद्दी से हटाया? याद करने के लिए रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज को रोक दिया, ऐसा हम याद कर सकते हैं। दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो पूछा जाए कि दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, क्योंकि ये पहली थी और यही अंतिम थी। इनके बाद कोई महिला शासक नहीं बन पाई। ठीक है, अब बताइए किस महिला शासिका ने पर्दा प्रथा का विरोध किया और पुरुषों की भांति पोशाक पहनना शुरू किया? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने पुनः दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए किससे विवाह किया था? तो भटिंडा के राज्यपाल अल्तुनिया से विवाह किया था रजिया सुल्तान ने। कैथल के पास कुछ लुटेरों ने रजिया की हत्या कब की थी? तो 1240 ईस्वी में की थी। रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो बहराम शाह बना। अब बताइए बलबन ने षड्यंत्र द्वारा किसे 1246 ईस्वी में सुल्तान बनाया था? तो बलबन ने षड्यंत्र से नसरुद्दीन महमूद को, ठीक है, जो कि बलबन का दामाद था, इसको सुल्तान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? टोपी सिलकर और दर्जी के जैसा अपना जीवन निर्वाह करता था नसरुद्दीन महमूद। बताइए नसरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली का अगला शासक कौन बना? फिर बना बलबन। ठीक है, बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? याद रखना सबसे पहले कि बलबन जो है किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से। कब बैठा? तो ये 1266 ईस्वी में बैठा और 1286 तक इसका शासन चला। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। बताइए कि बलबन आरंभ में किस दल का सदस्य था? तो ये चहलगानी दल का सदस्य था। ठीक है, जो कि 40 तुर्क सरदारों का एक दल हुआ करता था। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। बताइए राज्य में देवीय राजत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बलबन ने ही प्रतिपादित किया था। किस सिद्धांत के अनुसार बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया? तो देवीय राजत्व का सिद्धांत। दरबार में सजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू करी थी? तो 5 नहीं, जितने चाहे स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सजदा और पाबोस की प्रथा जो है ये बलबन ने ही शुरू करी थी। ठीक है, बिल्कुल जमीन पर लेट कर प्रणाम करिए। ठीक है, ये होती है सजदा प्रथा। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया था? तो नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था बलबन ने। बताइए विरोधियों के प्रति लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। बलबन के दरबार में फारसी के कौन कौन से प्रसिद्ध कवि रहते थे? तो अमीर खुसरो रहते थे और अमीर हसन रहते थे। 40 सरदारों के दल तुर्क ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने तुर्क ए चहलगानी जो दल था उसका विनाश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य विभाग
दीवान ए आरिज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए आरिज की स्थापना की थी बलबन ने। बलबन का पुत्र मोहम्मद खान किनसे लड़ता हुआ मारा गया? तो मोहम्मद खान जो कि बलबन का पुत्र था, ये मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। मंगोलों ने किसके नेतृत्व में बलबन के साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो तैमूर खां के नेतृत्व में। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? 1286 ईस्वी में। बताइए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब करी थी? तो 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी? तो किलोखरी में। सल्तनत काल के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश के सुल्तानों ने केवल 1290 से 1320 ईस्वी तक 30 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, बताइए खिलजी वंश के किस शासक ने राज सिंहासन पाने के लिए अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी कब और कब तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा? तो 1296 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी है ये सुल्तान बना और 1316 ईस्वी तक ये सुल्तान बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसब था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सेना को नगद वेतन दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। बताइए सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। और घोड़ा को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो मालिक काफूर को भेजा था। 1000 दीनार के नाम से किसे जाना जाता था? मालिक गाफूर को। तेलंगाना अभियान में मालिक गाफूर को कोहिनूर का हीरा किसने भेंट किया? तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मालिक गफूर को कोहिनूर का हीरा भेंट में दिया था। दिल्ली में अलाई दरवाजा, हौज खास, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय हो गई थी? तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी। अमीर खुसरो किसका राज दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन का राज दरबारी कवि था अमीर खुसरो। किसे तूती ए हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ के राजा राणा रत्न सिंह की रानी पद्मावती को कहानी का आधार बनाकर पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना किसने करी? पूछा जाता है पद्मावत नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना करी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। बाजार विनिमय प्रणाली किसने शुरू करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती शासन की जानकारी तारीख ए अलाई से मिलती है और तारीख ए अलाई की रचना जो है ये अमीर खुसरो ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ज़ियाउद्दीन वर्नी की कृति तारीख ए फिरोज शाही से। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस शासक को रायन की उपाधि दी? तो रामचंद्र देव के लिए। दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा? तो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा अमीर खुसरो ने। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब बताइए घड़ी अथवा ग्रह लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को कहा जाता है। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दूसरा सिकंदर कहा था। जलोदर रोग से ग्रस्त होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन खिलजी वंश का अगला शासक बना था? तो खिलजी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खिलजी वंश का अगला शासक बना। दिल्ली के किस शासक ने खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने करी? खुसरो खां ने। और पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण करी? खुसरो खां ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, ये कौन था? इसका मूल नाम खुसरो खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या 1320 ईस्वी में किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजी मालिक ने, या फिर इसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खिलजी वंश का अंत करके किसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना करी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया? तो 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। बताइए, दिल्ली के सुल्तान के पद को संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सिंचाई के लिए दिल्ली सल्तनत में कुओं और नहरों का निर्माण सबसे पहले तुगलक ने ही करवाया। बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किसे यह संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दें? तो निजामुद्दीन औलिया ने यह संदेश पहुंचाया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को भेजी गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही कहा था कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली छोड़ दो। तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा एक चेतावनी दी गई, ठीक है, कि दिल्ली अभी दूर है, आप पहुंचो तो सही। नेक्स्ट, दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर की स्थापना और उसे राजधानी किसने बनाया था? तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और इस तुगलकाबाद नगर को अपनी राजधानी भी बनाया था। तुगलक वंश के किस सुल्तान की मृत्यु लकड़ी के महल गिरने पर हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी, लकड़ी का महल गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में तुगलक वंश का अगला सुल्तान कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक बना। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था जूना खां। ये 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया? तो उलूग खां की उपाधि धारण करी थी। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित और सबसे विद्वान कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित और सबसे विद्वान सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम बदलकर उसका नाम दौलताबाद रखा और 1327 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण किया? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरण करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1335 ईस्वी में। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया है इतिहासकारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा? तो एक इतिहासकार है ज़ियाउद्दीन वर्नी। ठीक है, इसने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा। तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने।
मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? जो चीन देश से उदाहरण लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नए विभाग का आरंभ किया, उसका नाम है दीवान ए अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अभियान के तहत मध्य एशिया के खुरासान राज्य पर कब्जा करने का विचार बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा खुरासान अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरासान अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक के लगभग कितने सैनिक मारे गए थे? तो 3,70,000 सैनिक मारे गए थे खुरासान अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली का ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता कब भारत की यात्रा पर आया? तो 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास पर आधारित पुस्तक रेहला किसने लिखी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रमुख काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में किस व्यक्ति को चीन का राजदूत नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को चीन का राजदूत भी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गई। किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हुदायनों ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका कौन सा चचेरा भाई दिल्ली का अगला सुल्तान बना? तो फिरोज शाह तुगलक बना। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। बताइए, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा महिलाओं की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए खैरात। दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार विभाग और एक दान विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए कौन सा तुगलक शासक प्रसिद्ध है? तो फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ और टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली किसने मंगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। हक ए सर्ब यानी कि सिंचाई, हक ए सर्ब क्या था? एक प्रकार का सिंचाई कर, ठीक है। तो हक ए सर्ब लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, क्योंकि इसने सिंचाई के लिए नहरों का पूरा जाल बिछवा दिया था, ठीक है। तो जब मेहनत करेगा बंदा, काम करवाएगा, तो थोड़ा बहुत तो कर तो लेगा ही, टैक्स तो लेगा ही, सरकारें भी लेती हैं अभी वर्तमान में। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से दो नए सिक्कों का प्रचलन शुरू किया? तो अद्धा और विख। फारसी में लिखित आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास रहते थे, लगभग 1,80,000 दास रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासों की देखभाल के हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवाने बंदगाह। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे पहले 3 बातें याद रखो। एक तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये किसने शुरू किया? तो शुरू किया पूछा जाए तो ऐबक ने शुरू किया। निर्माण पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने निर्माण पूरा करवाया। और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ये 3 बातें आपको याद रखना है। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर नामक नगरों की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने करी। किस शहर को फराज हिंद के रूप में जाना जाता है? जौनपुर को जाना जाता है। ज्वालामुखी मंदिर से किसने 1300 पुस्तकों को लूटा? तो फिरोज शाह तुगलक ने लूटा।
ज्वालामुखी मंदिर से लूटी गई 1300 पुस्तकों का किसने फारसी में अनुवाद किया? तो अपाउद्दीन ने फारसी में अनुवाद किया। हमारे भारत के कितने ग्रंथ चोरी हो गए हैं, मूल ग्रंथ नहीं बचे हैं, उनका अन्य भाषाओं में अपने देशों की जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें ट्रांसलेशन करके उन पुस्तकों को जला दिया गया। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें अपने देश के साथ में हुई हैं उस समय। आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण किसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? तो सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। बताइए तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। सल्तनत काल के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। तैमूर लंग ने भारत से लौटते समय अपने विजित क्षेत्रों लाहौर, मुल्तान, दिल्ली आदि का प्रशासन किसको सौंप दिया? तो खिज्र खां को सौंप दिया था। अब बताइए खिज्र खां किसका सेनापति था? तो ये तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना करी थी। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन सा था? तो सैयद वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण करने के बजाय कौन सी उपाधि धारण करी? तो खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करी। और रैयत-ए-आला का मतलब होता है राज्य का प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खां की मृत्यु के बाद में सैयद वंश का नेक्स्ट शासक कौन बना? मुबारक शाह। प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन सरहिंदी किसके दरबार में रहते थे? मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो याहिया बिन सरहिंदी ने। नेक्स्ट है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? लोधी वंश ने। और लोधी वंश की स्थापना किसने करी? तो बहलो लोधी ने। और 1451 में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? लोधी वंश। और लोधी वंश अफगानों की किस शाखा से संबंधित है? तो वाहोर बेल शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलो लोधी के बाद अगला सुल्तान कौन बना था? तो निजाम खां बना था। ठीक है, निजाम खां किस उपाधि को धारण करने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो सिकंदर लोधी ने करी थी। सिकंदर लोधी ने आगरा को कब राजधानी बनाया था? तो 1506 ईस्वी में। भूमि मापन के लिए गज-ए-सिकंदरी पैमाने को किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने किस उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखी थी? तो इसने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी थीं। मुसलमानों को ताजिया निकालने के लिए और मुस्लिम महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने से किसने प्रतिबंध लगाया था? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है, 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद लोधी वंश का अगला शासक कौन बना? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध होता है? घटोली का युद्ध होता है। ठीक है, और घटोली का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1517 ईस्वी में और इसमें इब्राहिम लोधी की पराजय हो जाती है। बताइए पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और आलम खां ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किसे आमंत्रित किया था? बाबर को आमंत्रित किया था। और 1526 ईस्वी में बाबर और दौलत खां और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें विजय हुआ था बाबर। लोधी वंश का अंत किस युद्ध के बाद हो गया? तो लोधी वंश का अंत हो गया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में 1526 ईस्वी में। बताइए सल्तनत काल में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? खालसा भूमि कहते थे। इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एकता प्रथा का अंत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था।
सल्तनत काल में कौन एकमात्र शासक था जिसने एक हिंदू रत्न सिंह को सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक हिंदू रत्न सिंह को राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में दक्षिण में किस स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने अपने राजवंश का क्या नाम रखा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संगम राजवंश। अब बताइए विजयनगर की स्थायी राजधानी कहाँ स्थापित करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी में। हरिहर और बुक्का ने किसकी प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी? विद्यारण्य। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 4 राजवंशों ने शासन किया। संगम, सालोब, तुलुब, अराबिदु, ये 4 वंश थे। ठीक है, बताइए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्का। होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में किसने मिला लिया था? हरिहर प्रथम ने। संगम वंश के किस शासक ने मदुरै को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया? बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित था विजयनगर साम्राज्य। बताइए वैदिक धर्म को प्रोत्साहित देने के लिए बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी? वेद मार्ग प्रतिष्ठायक की। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी ने किस संगम शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी? देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। बताइए फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। एक अभिलेख में किसे हाथियों का शिकारी यानी कि जगबेटकर कहा गया है? देवराय द्वितीय को कहा गया है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबारी कवि थे? देवराय द्वितीय के कवि थे। हरविलासम की रचना किस प्रसिद्ध तेलुगु कवि ने करी थी? श्रीनाथ ने करी थी। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। अब बताइए सालोब वंश की स्थापना किसने करी थी? नरसिंह सालोब ने। विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश की स्थापना किसने करी थी? वीर नरसिंह ने। तुलुब वंश का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। अब बताइए कृष्णदेव राय तुलुब वंश का कब से कब तक शासक रहा? 1509 से 1529 तक। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बताइए तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। अब बताइए कृष्णदेव राय ने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी थी? तो आंध्र पितामह और आंध्र भोज की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाल यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय का दरबारी कवि कौन था? तो तेनालीराम। ठीक है, ये पांडुरंग महामम की इसने रचना करी थी। नेक्स्ट तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव तुलुब वंश का अंतिम शासक था। बताइए विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य जो कारण है वो कौन सा युद्ध बना? तो तालीकोटा का युद्ध जो है ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया विजयनगर और दक्षिण के 4 राज्यों के बीच में। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण के 4 राज्यों के संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किसने किया? तो अली आदिल शाह ने। और तालीकोट के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने किया था। बताइए दक्षिण के 4 राज्य कौन से थे जिन्होंने संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया? तो बीजापुर था,
अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीदर था। विजयनगर पर तुलुप वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो अराविदु वंश ने। तुलुप वंश के अंतिम शासक को हटाकर किसने विजयनगर में अराविदु वंश की स्थापना करी? तो तुरुमल ने। अराविदु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय था। विजयनगर साम्राज्य में किस मुद्रा का प्रचलन था? तो पैगोडा। विजयनगर में मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? मनुष्य के क्रय विक्रय को बेशबक कहा जाता था। सल्तनत काल के किस शासक के समय महाराष्ट्र में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। हसन गंगू किस नाम से बहमनी साम्राज्य की सिंहासन पर बैठा? तो अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह के नाम से। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तुलवर्ग। बहमनी राज्य की राजभाषा कौन सी थी? मराठी। बहमनी साम्राज्य के किस शासक के विदेशियों को स्थायी रूप से बसने के लिए आमंत्रित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थापित करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बहमनी साम्राज्य में किसके काल में प्रसिद्ध ईरानी यात्री महमूद गवा आया था? अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय। बहमनी के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह तृतीय के समय कौन रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य के बीदर की यात्रा पर आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकितन। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलीमुल्लाह। बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम क्या है? क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हूण। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य कितने स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरार में एदाम शाही वंश की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेह उल्लाह एदाम शाह ने। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक अहमद ने। अहमदनगर को किस मुगल बादशाह ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीदर में वरीद शाही वंश की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर अली वरीद ने। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किसने करी? यूसुफ आदिल शाह ने। गोल गुम्बद में बीजापुर जो कि कर्नाटक में है के किस शासक का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा स्थित है बीजापुर में। ठीक है, गोल गुम्बद बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा स्थित है। बताइए बीजापुर को किस मुगल शासक ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? औरंगजेब ने। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये कर्नाटक के गोलकुंडा से ही प्राप्त हुआ था कोहिनूर का हीरा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा ही जाता है। बताइए चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, तो चार मीनार का निर्माण गोलकुंडा के किस शासक ने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। गोलकुंडा को किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? औरंगजेब ने। हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी? कुली कुतुब शाह ने। भारत का सिराज नाम से किसे जाना जाता है? जौनपुर को जाना जाता है। जौनपुर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर का स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने करी थी? मलिक सरवर ने। अटावा देवी के मंदिर को तोड़कर किसने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? इब्राहिम शाह के द्वारा। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद शाह के द्वारा। कश्मीर में हिंद राज्य की स्थापना किसने करी थी? सुहादेव ने। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? शाह मीर के द्वारा। कश्मीर के मुस्लिम वंश से संबंधित किस शासक को धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये जैन उल आबदीन ने महाभारत
और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। बताइए किस मुगल शासक ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने। अपने राज्य में मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण किस शासक को कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है? तो ज़ैन उल आबदीन को कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है और इसी को ही कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। मैंने बताया था अभी, कश्मीर का अकबर भी किसको कहा जाता है? तो ज़ैन उल आबदीन को कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के पश्चात हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। हम बात करें दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोधी राजवंश के अंत के बाद भारत में किसने शासन किया? फिर मुगलों ने शासन किया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1526 ईस्वी से चला। ठीक है, कब तक? 1857 ईस्वी तक। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। बताइए बाबर कब फरगान की गद्दी पर बैठा था? तो 1494 ईस्वी में। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन सा था? यूसुफ जाति के विरुद्ध में अभियान किया था बाबर ने पहली बार तोगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। अब बताइए खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो राणा सांगा को हराया था। खानवा के युद्ध में विजय होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी? तो गाजी की उपाधि। किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए थे? बाबर ने। किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? तो बाबर को कलंदर पुकारते थे। नेक्स्ट है मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो मुगल दरबार की राजभाषा थी फारसी। ओके, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में करी है? तो याद रखना दोस्तों, बाबरनामा की रचना जो है ये फारसी में नहीं करी गई। ठीक है, किस भाषा में करी गई है? तो ये तुर्की भाषा में करी गई है। बाबरनामा का फारसी में फिर अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता है? बाबर को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता है। बताइए बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण करी? 1507 ईस्वी में। मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया। ठीक है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किस अफगान शासक को पराजित किया? महमूद लोदी को। किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया? बाबर ने मुसलमानों से तमगा कर लेना बंद कर दिया था। चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य में लड़ा गया? तो ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया 1528 ईस्वी में। ठीक है, बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? नक्शबंदी का अनुयायी था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? 1530 ईस्वी में और आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है और बाबर के 4 बेटे थे। एक हुमायूं था, दूसरा कामरान था, अस्कनी और हिंदाल। ओके, ये बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर की मृत्यु के बाद में उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बना था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है ये बदख्शां का सूबेदार था। ठीक है, हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में और काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य में 1531 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो दोहरिया का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट है 1533 में दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना करी थी हुमायूं ने। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया। चौसा के युद्ध में विजय होने के बाद शेर खां ने कौन सी पदवी ग्रहण की थी? तो दोस्तों शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण करी थी। बिलग्राम या फिर इसी को कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। ये हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था।
या फिर इसको शेर शाह भी कहा जाता है। बताइए शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली और आगरा पर आसानी से कब्जा कर लिया? तो बिलग्राम का युद्ध, या फिर इसको क्या कहा जाता है? कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ पर चला गया था? तो ये सिंध चला गया था। हुमायूं ने किस युद्ध के पश्चात पुनः दिल्ली का राज सिंहासन प्राप्त किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहिंद के युद्ध के बाद में। बताइए सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। और किस किस के बीच में? तो हुमायूं और अफगान सुल्तान सिकंदर सूरी के बीच में। हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। और हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना करी थी गुलबदन बेगम ने। पूछा जाता है हुमायूंनामा किसकी जीवनी है? हुमायूं की, और इसकी रचना करी थी गुलबदन बेगम ने। बताइए अमरकोट के किस शासक ने हुमायूं को शरण दी थी? तो राणा वीरसाल ने हुमायूं को शरण दी थी। कौन मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? तो हुमायूं। बेलग्राद युद्ध में हुमायूं को पराजित करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? शेर शाह सूरी। सूर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो अफगान वंशीय शेर शाह सूरी ने सूर वंश साम्राज्य की स्थापना करी थी। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां, और शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी बिहार के सुल्तान मोहम्मद वहार खां नुहानी ने। बिहार में स्थित पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? शेर शाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। यह हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। शेर शाह के द्वारा बनाया गया ग्रांड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो लाहौर से पूर्व बंगाल को जोड़ता है। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? तो ये शेर शाह सूरी ने ही करी थी। किस अभियान के तहत शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई? तो कालिंजर अभियान के समय शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। बताइए पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह सूरी ने ही शुरू करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद में किसे युवराज घोषित किया? तो अकबर के लिए। अकबर का राज्याभिषेक कब और कहां पर हुआ था? तो 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है। और अकबर को 9 वर्ष की आयु में कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? गजनी का। बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक था? याद रखना बैरम खां जो है ये अकबर का संरक्षक था। कब से कब तक? 15 जब इसका जन्म होता है 1556 से और 1560 तक। ठीक है। अकबर किस उपाधि को धारण करके गद्दी पर बैठा? तो अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। अकबर ने किस सेनापति की सहायता से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता? तो अकबर का संरक्षक और सेनापति कौन था? बैरम खां। ठीक है। और इसी की सहायता से पानीपत का दूसरा युद्ध जीता अकबर ने। हेमू विक्रमादित्य किसका प्रधानमंत्री था? तो सूर शासक आदिल शाह का सेनापति था। बताइए 1564 ईस्वी में अकबर ने किस कर को समाप्त कर दिया? जजिया कर को समाप्त कर दिया अकबर ने। बैरम खां की मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान किसने हत्या कर दी थी? मुबारक खां ने। अकबर ने हरमदल से पूर्णतया स्वयं को कब मुक्त किया? तो 1562 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में। बताइए हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह और आसफ खां ने। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना तथा उसे राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने।
और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना किसने करी थी? अकबर ने। कश्मीर विजय अभियान के लिए अकबर ने किसे भेजा था? भगवान दास और कासिम खां को। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीरबल। याद रखना, दीन ए इलाही जो धर्म है इसको स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू भी कौन था? बीरबल। और अंतिम हिंदू भी कौन था? बीरबल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे दिया जाता है? टोडरमल को दिया जाता है। अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में रहता था? तो ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? टोडरमल ने लागू की थी। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन भी अकबर के नौरत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे, उनका नाम था अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल के द्वारा करी गई थी। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद करवाया था टोडरमल ने। चारबाग बनाने की परंपरा भी अकबर के समय में शुरू हुई थी। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। अकबर की मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। याद रखना, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के पास सिकंदरा में। किस प्रसिद्ध सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र सलीम, जिसको जहांगीर कहा गया, तो सलीम की प्राप्ति हुई थी? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। सलीम नसरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से 1605 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा? तो सलीम जहांगीर के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के गुरु थे। बताइए, मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा करी? 12 आदेशों के। जहांगीर के किस पुत्र ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया? फिर खुसरो ने, जो कि जहांगीर का पुत्र था, इसने विद्रोह कर दिया। जहांगीर और उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो के मध्य में कौन सी लड़ाई लड़ी गई? तो वीराबल की लड़ाई लड़ी गई थी 1606 ईस्वी में। जहांगीर ने खुसरो को सहायता और आशीर्वाद देने के कारण किस सिख गुरु को फांसी दिलवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी जहांगीर ने। और याद रखना, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट है, राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुर्रम ने खुसरो की हत्या करवाई थी। निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसने शुरू किया था? शाहजहां ने। 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध में विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मलिक अंबर ने। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने किससे विवाह किया था? जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। और नूरजहां का मूल नाम क्या था? महरून निसा। ये पूछा जाता है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? महरून निसा। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ हुई है? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ये 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान करी थी? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। इंग्लैंड के तात्कालिक राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा था? तो सर टॉमस रो को भेजा था। जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बेहजाद को। कश्मीर में शालीमार बाग किस मुगल शासक ने बनवाया था? जहांगीर ने। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना करी थी? तो तुजुक ए जहांगीरी, याद रखना, ये जहांगीर की आत्मकथा है और इसकी रचना जहांगीर ने
फारसी भाषा में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा लाहौर के निकट शाहदरा में स्थित है। मनसबदारी प्रथा में दू अस्पा और सह अस्पा प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू करी थी? जहांगीर ने। जहांगीर और नूरजहां को झेलम नदी के तट पर किसने बंदी बनाया था? महाबत खान ने। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी शाहजहां बना और किस मुगल बादशाह शासक के द्वारा सजदा प्रथा, और सजदा प्रथा बलबन के द्वारा शुरू करी गई थी, ठीक है। और सजदा प्रथा को समाप्त किया था शाहजहां ने, याद रखना। और शाहजहां के शासनकाल में एक यूरोपीय यात्री था पीटर मुंडी, ठीक है, ये भारत आया था। नेक्स्ट वन की बात करें, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था 1632 ईस्वी में। और ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, याद रखना इनका नाम, उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। शाहजहां का तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन 1739 में कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? निर्माताओं का राजकुमार शाहजहां को कहा जाता है। किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां के जीवन पर आधारित पादशाहनामा की रचना किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? दारा शिकोह के लिए 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी के लिए कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मट का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूगढ़ का युद्ध कब और किन के मध्य में हुआ? तो 8 जून 1658 को और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कौन सा हुआ? देवराई का युद्ध। किस युद्ध के पश्चात दारा शिकोह को बंदी बनाकर इस्लाम की अवहेलना के आरोप में मृत्यु का दंड दिया गया था? तो देवराई के युद्ध में। बताइए, शाहजहां को किसने आगरा के किले में बंदी बनाया था? औरंगजेब ने। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरण करी थी? 1638 ईस्वी में। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1616 ईस्वी में आगरा के किले में। शाहजहां को 1658 ईस्वी में बंदी बनाने के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना था? औरंगजेब। अब औरंगजेब आ चुका है। हम बात कर लेते हैं कि मुगल शासक बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्षिण का। औरंगजेब इस्लाम धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? सुन्नी शाखा का। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के किस गुरु की हत्या करी थी? तो तेग बहादुर की हत्या करी थी औरंगजेब ने, ठीक है। और तेग बहादुर सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जजिया कर फिर से लागू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। नेरोज उत्सव और झरोका दर्शन पर किसने प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने। सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति करने वाला मुगल बादशाह कौन था? सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी औरंगजेब के शासनकाल में थे। किस मुगल शासक की सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब की सेना में। बताइए, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किस मुगल शासक ने दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। किस मुगल सम्राट को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम के लिए। लंपट मूर्ख के नाम से किस बादशाह को जाना जाता है? जहांदार शाह के लिए। मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक किसे कहा जाता है? फर्रुख सियर कहा जाता है।
और अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का शाही फरमान किस मुगल शासक ने जारी किया? फर्रुखसियर। ठीक है, और याद रखना इसको घृणित कायर कहा जाता है। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट है मदरा और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह है, इसी को रंगीला शासक कहा जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1724 ईस्वी में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। किसने 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले अंग्रेजों को बंगाल व बिहार का दीवानी अधिकार दिया? तो शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, या फिर इसी को बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखना वर्मा के रंगून में, और 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। बताइए मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? रायगढ़ में, और 1674 ईस्वी में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव। पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य में हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। बताइए शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण कर औपचारिक रूप से कब राज सिंहासन पर बैठे थे? 1674 ईस्वी में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस मराठा शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। औरंगजेब ने धोखे से किस मराठा शासक को बंदी बनाकर जयपुर भवन में रखा था? शिवाजी को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किस मंत्री को कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किस मराठा शासक ने लगाए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी ने। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को किस मराठा शासक ने शरण दी थी? संभाजी ने। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। किस मराठा शासक ने उत्तराधिकार के खेड़ा युद्ध में ताराबाई को पराजित किया था? साहूजी ने ताराबाई को पराजित किया था खेड़ा के युद्ध में। बताइए शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी औरंगजेब ने। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या फिर दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बालाजी प्रथम और निजाम मुल्क के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मराठा पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट द्वीप एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? बाजीराव प्रथम ने। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? याद रखना मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, और ये 1761 में हुआ था। ठीक है, और पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में मराठों का पेशवा था बालाजी बाजीराव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया? पेशवा पद को समाप्त किया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के द्वारा। अब बताइए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था ये सालबाई की संधि के साथ में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ? तो देवगांव की संधि के पश्चात। मराठा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक था। दोस्तों यहाँ पर हमने मध्यकालीन इतिहास के संपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया है
और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल क्रम बाय क्रम, जिससे आपको सारे